इडियट्स मूवी का वो सीन आपको भली भांति याद होगा जिसमें आमिर खान बोर्ड पर कुछ लिखते हैं और अपने दोस्तों से और अपने टीचर से सवाल करते हैं। सारे दोस्त और उनके टीचर उस सवाल को सॉल्व करने के लिए लग जाते हैं, पर कोई उस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाता। फाइनली आमिर खान उस सवाल को रिवील करते हैं और कहते हैं कि ये कोई सवाल ही नहीं था, दरअसल ये उनके दोस्त फरहान और राजू के नाम थे। आमिर खान आगे कहते हैं कि हम रेस में लग जाते हैं, हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि सवाल क्या है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि डंडे के बल पर ट्रेनिंग के आधार पर किसी कूदते शेर को हम चेयर में भी बैठा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो शेर वेल एजुकेटेड है, वो शेर वेल ट्रेंड कहलाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवनंदन शर्मा और मेरे चैनल द अनस्क्रिप्टेड प्राणी में आप लोगों का स्वागत है। देश में पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी सरकार के वक्त आई थी और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी सरकार के वक्त आया था। और 1992 में कुछ मेजर चेंजेस किए गए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। और फाइनली 34 सालों के बाद नई शिक्षा नीति 2020 में आ गई है, जिसको कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। अगर कुछ साल पीछे जाएं तो जब स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री थी, एचआरडी मिनिस्टर थी, उस वक्त एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी के अध्यक्ष थे TRS सुब्रमण्यम, जिन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। हालांकि उनके सुझाव अच्छे थे, पर वो कमेटी के सिफारिश आगे जा करके लागू नहीं हो पाई। उसके बाद 2019 में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उन्होंने 2019 में बहुत सारे सुझाव दिए और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है वो सरकार को दिया। और फाइनली न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट 2019 में दिया गया था वो 2020 में कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो ये शिक्षा नीति पेपर में फिलहाल तो बेहतरीन दिखती है। हालांकि अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव की ओर हम लोग आगे चल सकते हैं। खास करके जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है, इसमें से स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है, बच्चों के रुचि के आधार पर शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है। खास करके अगर आप देखेंगे, पहले का जो स्ट्रक्चर था 10+2, उसको चेंज करके 5+3+3+4 के कैटेगरी में बांट दिया गया है। और खासकर इस बार बच्चों के लिए कुछ बहुत अच्छे चेंजेस किए गए हैं। आप यूं कह सकते हैं कि बेसिक लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक बहुत सारी तब्दीलियां की गई हैं। हम शुरुआत करते हैं बेसिक एजुकेशन पर, जो चेंजेस किए गए हैं। खास करके प्री प्राइमरी लेवल और पहली और दूसरी कक्षा के 2 साल को अगर ले लें, कुल मिलाकर 5 साल, तो इन 5 सालों में बच्चों को रीजनल लैंग्वेज पर उनको एजुकेशन दिया जाएगा। अगर आप इसको थोड़े से और आसान शब्दों में समझें तो बहुत ऐसे एरियाज के स्टूडेंट्स थे, खासकर ट्राइबल लोकेलिटी के जो स्टूडेंट्स थे, उनको किसी और भाषा में समझने में प्रॉब्लम हुआ करता था। मैं सभी ट्राइबल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ऐसे लोग थे, सिर्फ ट्राइबल ही नहीं, बहुत दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो उनको समझने में दिक्कत होता था। बेसिक जो एजुकेशन होता है, जो बच्चों में जो सीखने की जो कोशिश होती है, जो इनकलकेट होती है, वो 1 से लेकर 5 तक हो जाता है। और वो आगे किस विषय को चुनाव करे उस वक्त तय हो जाता है। और इसीलिए 1 to 5 तक किसी भी लैंग्वेज को जो है कंपलसरी नहीं किया गया है, खासकर इंग्लिश को कंपलसरी नहीं किया गया है। तो रीजनल लैंग्वेज में बच्चे जो है वो सीख सकते हैं। क्लास 6 में कोडिंग को इंक्लूड किया गया है, जो कि इससे पहले कोडिंग 10वीं के बाद ही बच्चे सीखा करते थे। अगर कोडिंग की बात करें तो अभी चाइना में कोडिंग सिस्टम जो है अभी चालू है। और कोडिंग से बच्चों में एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होने के बहुत सारे चांसेस हैं। और 6 के बाद वोकेशनल स्टडीज को भी प्रमोट करने की बात होती है। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि इससे पहले वोकेशनल स्टडीज आप तभी पढ़ सकते हैं जब आप ग्रेजुएशन में होते हैं। तो 6 के बाद आप वोकेशनल स्टडीज में भी शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस किए गए हैं। इस बार बोर्ड का जो वैल्यू है, जो मार्क्स का जो वैल्यू है, उसको भी घटाने की कोशिश की गई है। और साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होने की बात जो है वो कही गई है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर आप देख सकते हैं वो ये है कि पहले एक रिजिड सिस्टम हुआ करता था, जिसके तहत अगर आप 10th के बाद अगर साइंस स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ साइंस आपको लेना पड़ता, आप दूसरा पेपर नहीं ले सकते थे, आप ह्यूमैनिटीज के पेपर चूज नहीं कर सकते थे। बट इस एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से बहुत सारी चीजों को जो है उसमें इम्प्लीमेंट किया गया है। खास करके अगर आप फिजिक्स के साथ अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप फ्री हैं ऑप्ट करने के लिए। अगर आप म्यूजिक लेना चाहते हैं उसके लिए,
आप फ्री हैं आप करने के लिए। तो ये बहुत ही मेजर और फ्लेक्सिबल चेंजेस किए गए हैं। और फ्लेक्सिबल एग्जिट सिस्टम भी है, इसको समझने के लिए थोड़ा आपको वक्त देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं और किसी कारण से पहले साल पढ़ाई करके आप वो कॉलेज छोड़ देते हैं, तो अब तक क्या होता था कि आप अगर पहले साल पढ़ाई करके वो कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। लेकिन इस सिस्टम में क्या होगा कि अगर आप एक साल पढ़कर कुछ रीजन से अगर आप कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप 2 साल पढ़ के अगर कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। और अगर आप पूरा कोर्स को करते हैं तो आपको फुल डिग्री का जो क्राइटेरिया है वो आप फुलफिल कर लेते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी। हायर एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं इस बार, खास करके रिसर्च को प्रमोट करने के लिए नेशनल फ्रेमवर्क रिसर्च को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। और आईआईटी और आईआईएम में रिसर्च को करने के लिए मेरू मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज को प्रमोट करने की बात की गई है। और कुल मिलाकर देखें तो रिसर्च को अधिक से अधिक प्रमोट करने की बात इस न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में नींव रखी गई है। और फाइनली अगर हम पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो ये बहुत ही वेलकमिंग स्ट्रक्चर है। अगर ये इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट सक्सेसफुल होती है तो आगे आने वाले समय में एजुकेशन पॉलिसी एक अलग ही आप रास्ता में देख सकते हैं।